नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का संविधान प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेशन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ तक कि कोई भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ से दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आते हैं, आज की बात करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, कह सकते हैं कि यदि हम लोग बात करते हैं, आपके क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय जो संविधान है, इसका मतलब है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग आंसर इसका दीजिए और एक महत्वपूर्ण आंसर आना चाहिए। इतना ध्यान रखना है कि एक महत्वपूर्ण आंसर होगा, तभी हम आपको और बेहतरीन ढंग से जो है समझा पाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाएं, याद रखिए यहाँ पे राज्यों की सीमाएं पूछ रहा है, मतलब कि राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का एक शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है, या लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है, या राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, या सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो राज्य की सीमाओं को बदल सके। राष्ट्रपति वह केवल हस्ताक्षर के लिए केवल होता है। इसका मतलब है कि यदि ऐसी बातें आती हैं तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लोकसभा केवल ऐसा नहीं कर सकती, जब दोनों सदन पारित करेगा तो उसे हम लोग संसद कहते हैं। इसका मतलब संसद में कौन होता है, केवल राष्ट्रपति नहीं होता है। संसद देखिए, लोकसभा होता है, कोई भी यदि स्थिति हो, प्लस राज्यसभा होता है, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब है कि आप इन तीनों से ही जो है आपकी संसद बनती है और ये तीनों मिलकर के ही राज्य की सीमाओं को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, केवल ना लोकसभा होगा, ना केवल राज्यसभा होगा, ना केवल राष्ट्रपति, तीनों मिलकर जो संसद बनती है वही जो है राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है, जो कि हमारे अनुच्छेद 2 में ऐसी बातें कही भी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है। ये देखिए, संघ मतलब होता है आपका केंद्र, जो आपका केंद्र है इसका प्रशासक कौन होगा। तो आप देखेंगे कि सामान्य राज्यों का जो प्रशासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब है मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। अब केंद्र का नेतृत्व तो इसमें कौन करता है, केंद्र का नेतृत्व की बात यदि किया जाए तो एक बातें ध्यान रखिएगा, राज्यों में केंद्र का नेतृत्व जो करता है वो राज्यपाल होता है। इसका मतलब है कि केंद्र से वो राज्यों पर प्रशासन करता है। यहाँ पर कह रहा है कि संघ राज्यों में ये पावर किसको दी गई है, क्योंकि संघ राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो अब देखिए, राष्ट्रपति को, उपराज्यपाल को, या गृह मंत्री को, या प्रशासक द्वारा। तो याद रखिएगा, वहां पर हम लोग सीधे तौर पर ये जानेंगे कि ये राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसे उपराज्यपाल का भी दर्जा दिया जाता है, मतलब असिस्टेंट गवर्नर के रूप में उसमें होता है, लेकिन मूल रूप से उस पर काम कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया। मतलब एक ऐसा भी संशोधन हुआ जब संपत्ति का अधिकार आपके संविधान से हटा दिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 25वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान। यहाँ पर देखिए 44वां संविधान संशोधन, ये आपका 1978 में हुआ, जब संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। इसका मतलब है अब इससे अब ये कानूनी, या कह सकते हैं कि यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक विधिक या कानूनी अधिकार बन गया। अब ये विधिक अधिकार बन गया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो 52वां संविधान संशोधन है, आप देखे होंगे कि दल बदल पे रोक लगाना था, कि कोई भी दल जो है उस पर रोक लगा देना था। 1985 में पास किया गया था। 42वां जो है स्वर्ण सिंह समिति ने लाया था, इसको जो है 1976 में इन्होंने लाया था।
तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण आपके परीक्षाओं में हो सकता है ये जो संशोधन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य में महिलाओं को और बच्चों को विशेष रूप से, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार देता है। मतलब ये दोनों को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है बच्चों के लिए? तो अनुच्छेद 18 देता है, अनुच्छेद 4 देता है, अनुच्छेद 17 देता है, अनुच्छेद 15 देता है। 18 नहीं देता है क्योंकि ये जो है उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 4 नहीं देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ये भी नहीं देगा। अनुच्छेद 15 जो जहाँ पर भेदभाव पर रोक लगा है, इसका मतलब है कि आप जाति, लिंग या जन्म स्थान, बच्चे या सार्वजनिक स्थान को लेकर जो भेदभाव कर रहे हैं उस पर जो रोक लगाया गया है वो आपका अनुच्छेद 15 का होता है और वहां पर विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार भी हमें देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? 29-30 से है। यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यकों को लेकर है शिक्षा। अब अनुच्छेद 21 से, तो यहाँ पर देखिए ये बन सकता है, इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 19 से। तो जो शिक्षा का हमारा एक मौलिक अधिकार है, आप देखे होंगे कि कह सकते हैं 86वां संशोधन, ये जो 86वां संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाकर डाल दिया था। तो इसका मतलब है कि आपका 86वां संविधान संशोधन जो है ऐसा करता है, शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देश से बाहर जाने और वापस आने के अधिकार को भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में रखा गया? देखिए यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार समझेंगे, जैसे अनुच्छेद 19। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 अपने देश के अंदर घूमने का अधिकार देता है, न कि विदेश जाने का। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अनुच्छेद 19 लगा देंगे, लेकिन देश के अंदर घूमने का अधिकार है। देश के अंदर यदि आप घूमते हो, अपनी सीमा के अंदर यदि घूमते हो, अंदर घूमने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, ये देखिए ये नहीं होगा देश के अंदर घूमने का अधिकार। तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। 15 आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग के लिए है। यहाँ पर उपाधियों का अंत नहीं होगा। अनुच्छेद 21 आपको जो है देश में, देश से बाहर जाने का अधिकार देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अधिकार है अनुच्छेद 21। इसमें देश नहीं बल्कि आप देखेंगे कि इसमें कह सकते हैं निजता का अधिकार है, प्रेम विवाह करने का अधिकार है, अपने जीवन जीने का अधिकार है। इसका मतलब बहुत सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में छिपे हैं, जो आप पूरी तरह से इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके जीवन जी सकते हैं, गरिमा में भी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 21 होगा। याद रखिएगा ये प्रैक्टिस इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि आप जो कन्फ्यूजन होता है, जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत लोग तो अनुच्छेद 19 लगा देते हैं विदेश जाकर घूमने का। अरे भारत में घूमने के लिए अनुच्छेद 21 है, विदेश में घूमने के लिए अनुच्छेद 21 नहीं है। इसी वजह से आप रेगुलर इसी तरह से प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ऐसे ही आपका संविधान लाऊंगा, भूगोल लाऊंगा, जो है हर एक अलग अलग पार्ट, इकोनॉमिक्स से लेकर आपको जो है कर सकते हैं कि इतिहास, सभी पार्ट को ऐसे ही लाता रहूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके परीक्षाओं के लिए होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए 6 से 14 वर्ष, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। ये मौलिक अधिकार कब से शुरू हुआ था जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? जानते हैं ये अनुच्छेद 21 यही है जो कि कब जोड़ा गया था। और मैं ये भी बता दूं कि ये जोड़ा गया था 86वां संशोधन के तहत। 86वां संशोधन के तहत ये जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हम लोग देखें तो 86वां संशोधन कब पारित हुआ था? 95 में, 98 में, 2002 में, 2000 में। तो ये पारित हुआ था 2000 में। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है क्योंकि इस अनुच्छेद ने 21 से में 3 जगहों पर 45
अनुच्छेद 45 में भी थोड़ा सा पोषण के साथ शिक्षा की बात कर दी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी अनुच्छेद ने क्या किया कि अनुच्छेद 51A को भी थोड़ा सा 51A में भी एक संशोधन किया, जो कि 11वां एक कर्तव्य जोड़ दिया। तो ये बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि इसी ने जो है 86वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव की क्रय विक्रय, मतलब जो मानव है उसे बेचने और खरीदने, यहाँ तक कि जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। जानते हैं जबरदस्ती मजदूरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। अरे भाई, बिना सैलरी का हम किसी से जबरदस्ती काम कराए तो बंधुआ मजदूरी न हुआ। अब देखिए यहाँ पर मानव के लिए क्रय विक्रय, इसका मतलब है बलपूर्वक, यहाँ पर देखिए बंधुआ मजदूरी बालाश्रम होता है, बालश्रम। और यहाँ पर यदि पूछेगा मानव के क्रय विक्रय मतलब अंग व्यापार, मानव का जो अंग व्यापार होता है, जिसमें आप देखेंगे वैश्यावृत्ति भी छुपा हुआ है, वैश्यावृत्ति, इन सब पर आप पूरी तरह से कानूनी रोक है। इसका मतलब है चाहे वैश्यावृत्ति हो चाहे अंग व्यापार हो, इन सब कानूनी तरह से रोक लगा हुआ है। तो ऐसे में आयोग देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी अंग व्यापार दे देता है, कभी कभी बंधुआ मजदूरी दे देता है, कभी कभी बालाश्रम दे देता है, कभी कभी वैश्यावृत्ति पर रोक लगाना। तो इसका मतलब है कि कोई भी अंग भी बेच खरीद नहीं सकते। ये किसके अंतर्गत जो है रखा गया है? तो यहाँ पर 23वां अनुच्छेद होगा, 26वां अनुच्छेद होगा, 24वां अनुच्छेद होगा, 32वां अनुच्छेद। तो आप देखेंगे जो 23वां है, इसका मतलब है कि आप शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद पाते हैं, एक 24 एक 23। तो 23 देखिए ये है अंग व्यापार, वैश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी और बालाश्रम। जो 24 है वो कहता है 14 वर्ष तक बालकों को थोड़ा जोखिम जगहों पर काम करने पर रोक लगाता है, जोखिम स्थानों पर काम करने पर रोक लगाता है। अब देखिए ये बातें करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये देखिए धर्म को लेकर है, और ये देखिए जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा तक कह दिया है। तो ये बातें देखिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी कोई भी परीक्षा आए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बस समझने की एक जो है कला आप अपने अंदर विकसित करिए। आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न, यहाँ पर देखिए भारत रत्न की बात करता है। भारत रत्न चाहे वो पद्म श्री हो चाहे पद्म विभूषण प्रारंभ किया था, मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो ये भी एक मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि जो भारत रत्न प्राप्त करना ये कौन सा अधिकार है? कभी कभी दे देता है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो भारत रत्न प्राप्त करना ही आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन उतना आपका कर्तव्य भी तो होना चाहिए जिससे आपको भारत रत्न मिले। सबको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से इसमें भारत रत्न देने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत कैसा? उपाधियों का अंत मतलब कि हर व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा, जिसे राष्ट्रपति जो है, क्योंकि इन सब पदों जो वो पुरस्कार है उसे राष्ट्रपति ही देता है। तो ये उन्हीं लोगों को दे सकता है जो भारत में उस स्तर के काम करें जिससे कि जो है देश का मान सम्मान बढ़ सके। ऐसे में जो है ऐसे लोगों को ये रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं ये किस अनुच्छेद में आएगा? 15 में तो आएगा नहीं, 16 में भी नहीं आएगा, 17 में अस्पृश्यता है ये भी नहीं आएगा, अब बचा 18, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे में देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है? जैसे जो संविधान का उपचार है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये देखिएगा मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते हैं ये क्या है? ये अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32। अच्छा, इसी किसने अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा तक कह दिया गया है? ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा तक कह दिया है।
तो ऐसे में देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि यह क्या है। तो ये प्रकार का मौलिक अधिकार है, जो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है ये आता है, कह सकते हैं 12 से 35। तो अब देखिए ये तो 32 है, तो मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि मूलभूत अधिकार जानते हैं क्या होता है। मूलभूत का मतलब होता है मौलिक अधिकार। देखिए एकदम फ्रेश नहीं पूछेगा, वो आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप गलत करें, और उसका पूरा प्रयास होगा आयोग का कि पूरी तरह से ऐसा कंफ्यूजन वाला पेपर बनाया जाए जिससे स्टूडेंट को आता हुआ यदि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है तब तो सही कर ले जाएगा। यदि थोड़ा सा भी एनसीईआरटी की भाषा नहीं समझ पाता है तो उसे गलत करना स्वाभाविक है। हालांकि एनसीईआरटी का भी बैच आप लोगों को ऐप्स में चलाया जाएगा। आप लोग यदि ऐप्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम फास्ट ऐप्स डाउनलोड कर लें, और एनसीईआरटी की सभी कक्षाएं आपको बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध कराई जाएगी। तब जाकर आपको पता चलेगा कि भाषा का जो जादू है वो क्या है, जिससे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब तो समझ में आ गया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। फ्रेश फ्रेश पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब क्लियर हो गया। देखिए यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो यहाँ के संविधान से संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, एकल नागरिकता, ये सभी जो है विधि का प्रावधान, ये सभी यहाँ से लिए गए। सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस कहते हैं, इसके संविधान से क्या लिया गया। यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया। जो समता वाली बात आई थी प्रस्तावना में, उसकी बात करता है, यहीं से करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। कोई इनमें से ऐसा नहीं है जो मौलिक अधिकार से कानूनी में परिवर्तित हुआ। निजता का अधिकार, ये तो भाई देखिए अनुच्छेद 21 में आता है, ये मौलिक अधिकार ही है हमारा निजी अधिकार। मत देने का अधिकार, ये आपका कौन सा अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जन्म से मिलते हैं, और मत देने का अधिकार आप देखेंगे कब से मिलता है, 18 वर्ष। 18 वर्ष की बात जब करता है तो ये किस अनुच्छेद में करता है, अनुच्छेद 326 में करता है कि भाई मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बातें देखिए संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समानता का अधिकार, यहाँ पर मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। समानता का अधिकार नहीं भाई, ये 14 से 18, ये भी देखिए मौलिक अधिकार में रह गया, ठीक है, 14 से 18। अब यहाँ पर देते हैं कि संपत्ति का अधिकार, देखिए इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर एक संशोधन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं 44वां संशोधन। 44वां संशोधन, बार बार चीजों को समझने की कोशिश करिए। 1978 यहाँ पर जो है 300 क में जोड़ करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि आपका यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दे रहा है ना कानूनी अधिकार। तो ये बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब कोई सी प्रकार का कॉन्सेप्ट में आपकी थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम आती है तो जान लीजिएगा आयोग आपको गलत कराने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर ही आपको पूरा क्वेश्चन रेगुलर बना कर दिया जाएगा। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब बहुत जल्द ही आपको रेगुलर टाइमली एक टाइम रहेगा जिससे आप रेगुलर संविधान और जो भी पार्टें चलेंगी क्लासेस वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उपाधियों का अंत संविधान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर उपाधियों का अंत कर रहा है, मतलब सभी उपाधियों का अंत कर दिया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करेगा वो 29-30 है, ठीक है, ये बातें करता है। तो क्या यहाँ पर उपाधियों का अंत है? नहीं है। समानता का अधिकार, ये देखिए 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, जिसमें जो 18 अनुच्छेद है यही उपाधि देता है, और यही उपाधि जो है का अंत करवा दिया। इसका मतलब अनुच्छेद 18। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा?
ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में भी आंसर लगा सकते हो कि फिर आंसर आएगा तो क्या सही है क्या गलती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये कब से कब तक है, तो 19 से वही 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से हम लोग 22 अनुच्छेद तक रखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 2 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, एक 23 होता है और एक 24 होता है। ये दोनों अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य को, ये देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य था इसी को मूल कर्तव्य भी कहते हैं, कि संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, ये तो बैंकिंग सेक्टर से है ना। और ये जो आपका स्वर्ण सिंह समिति है यही आपका देखे होंगे कि 42वां संविधान संशोधन की सिफारिश किया था इसी समिति ने। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी ने सिफारिश किया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने ही सिफारिश किया था, जिससे आपका जो मूल कर्तव्य है संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा है। देखिए ये बातें हमने अभी सॉल्यूशन में कर दिया था कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तक कहकर पुकार दिया, मतलब कि वो कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा होगा जिसे संविधान की आत्मा कहा। इसका मतलब है कि संविधान में सबका उपचार कर सकता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 21 नहीं भाई, ये काम तो सबसे अच्छा करता है लेकिन ये उपचार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 ये तो बालकों को शोषण दे रहा है। 256 ये तो भाई हटा दीजिए। और 32 जो है यही है जिसे हम लोग कहते हैं कि संविधान की आत्मा। इसका मतलब है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तक इस अनुच्छेद को कहकर बातें रख दी थी। ठीक है, क्यों ऐसा किया था, क्योंकि यही क्या करता है, रिट दायर करता है। और कहाँ पे दायर करता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट को दायर करता है, जिसमें 5 प्रकार की रिट को इन्होंने दायर कर रखा है। इन 5 रिट से लोगों को पूरी तरह से अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। हालांकि जिस सेक्शन में पूरा रिट आएगा तो मैं पूरे रिट के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से डिस्प्लेन कर दूंगा। तो जितना भी डिस्प्लेन करूंगा अच्छे से करूंगा और आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। पूरे के पूरे जो है ये देखिएगा आपका रिट जो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल याद होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह सकते हैं कि आज आप लोगों का इतना ही सेशन रहा है और ऐसे ही रेगुलर आप लोगों को एक एक सेशन में लेकर आऊँगा। संविधान का अगला पार्ट लेकर आऊँगा, जो एक एक पार्ट का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपको लेकर आऊँगा। तो इस तरह से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।